आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा फिजिक्स में कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। ये बहुत ही फेमस आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट भी है, पर यहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे पहले के वीडियोस अगर आप देखे हैं तो हमने आपको इससे पहले के वीडियोस में मैंने बताया था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आज के समय में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यानी फिजिक्स में एब्सोल्यूट का कोई मतलब ही नहीं होता है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। लेकिन आज यहां पे समझेंगे कि पहले प्रॉब्लम कहां पे आई थी। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये थोड़ा जटिल है, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी को समझने के बाद आप समझेंगे कि क्यों आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बैकग्राउंड तैयार हो रहा है इस टॉपिक से। और दूसरा, द ईथर हाइपोथेसिस, और उसको प्रूव करने के लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो इसी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया गया था। तो आज आपको पूरा एक कनेक्शन जानने को मिलेगा कि कैसे ये सब चीजें, ये जो फिजिक्स है, कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ आगे के डायरेक्शन में, और कैसे आइंस्टाइन ने इसको एक बेहतरीन मोड़ पर छोड़ा। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक पहले स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अभी तक हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक, रिलेटिविटी, ठीक। और दूसरा एक तरफ है हमारे पास है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में पढ़ा दिया है। अब यहां पे आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि जो भौतिकी के सभी मूल नियम हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समान तरीके से लागू होते हैं। तो अब अगर समान तरीके से लागू होते हैं तो एक आप लोग जानते हैं मैक्सवेल के इक्वेशंस जो हैं, जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, टोटल 4 इक्वेशंस हैं, वो जो चारों इक्वेशंस हैं, फिर वो चारों इक्वेशंस भी सभी इनर्शियल फ्रेम्स में समान तरीके से लागू होने चाहिए। तो उसी में जो मैक्सवेल की जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, और जिससे ये इक्वेशन जुड़े हुए हैं, वो कहता है कि जो प्रकाश की चाल है, पहले तो जो लाइट है, वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है वो सभी डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। यानी कहीं ना कहीं इस रास्ते से हम जाते हैं तो हमें यह पता चल रहा है कि लाइट की स्पीड जो है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहेगी। और वो क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि भौतिकी के सभी नियम, सभी इनर्शियल फ्रेम, जो सभी फंडामेंटल नियम है, वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समान तरीके से लागू होंगे। तो जो लाइट की वेलोसिटी है इस थ्योरी के अनुसार वो कांस्टेंट है, और सभी डायरेक्शन में इतनी ही होनी चाहिए, और वो किसी भी प्रकार के ऑब्जर्वर के मोशन पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमने पढ़ा कि मान लीजिए यहां पे ये लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स से यहां से लाइट निकल रहा है। अब ये लाइट निकल रहा है, और मान लीजिए यहां पे एक ये ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर तेजी से v वेलोसिटी से इधर लाइट सोर्स की ओर भागा आ रहा है। तो लाइट जो है इस डायरेक्शन में c वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वर जब इस लाइट की वेलोसिटी को मेजर करेगा तो इसको लाइट की वेलोसिटी c नहीं दिखाई देगी, इसको लाइट की वेलोसिटी c0 इज इक्वल टू c प्लस v दिखाई देगा। और इसका उल्टा भी केस देखिए, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर जो है वो इस लाइट सोर्स से अवे यानी दूर भाग रहा है v वेलोसिटी से, और ये लाइट इस डायरेक्शन में c वेलोसिटी से चल रही है। तो यही ऑब्जर्वर जब इस लाइट के वेलोसिटी को मेजर करेगा तो इस बार इसकी लाइट की वेलोसिटी c माइनस v मेजर करेगा। यानी कहीं ना कहीं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कह रहा है कि जो लाइट की वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, ये ऑब्जर्वर के गति और उसके डायरेक्शन पे निर्भर करता है। यानी अलग अलग ऑब्जर्वर लाइट की सोर्स की ओर या लाइट सोर्स से दूर अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, तो उन अलग अलग ऑब्जर्वर को लाइट का अलग अलग स्पीड मिलेगा। अब यहां पे एक समस्या खड़ी हो गई। आप साफ देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू जब हम मैक्सवेल के इक्वेशंस और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के थ्रू हम जाके देखते हैं तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सभी डायरेक्शन में कांस्टेंट होनी चाहिए।
पर दूसरी तरफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है कि लाइट की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की स्पीड और उसके डायरेक्शन पे निर्भर करेगा। यानी अलग अलग ऑब्जर्वर अगर अलग अलग वेलोसिटी से गति कर रहे हैं तो वो लाइट का स्पीड उनको अलग अलग ऑब्जर्व होगा। अब यहां पे एक समस्या खड़ी हो गई, ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो अब यहां पे क्या सही है और इन सब चीजों को हम कैसे डील करें? ठीक है, तो ऐसे में अब एक यहां पे फिर साइंटिस्टों ने बोला कि देखिए, अब इस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एक ये कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ इन दोनों को कंबाइन करिए, तो अब यहां पे एक ऐसा कंक्लूजन आ रहा है कि भाई सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब एक तरह से नहीं हो सकते। यानी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन और जिस स्पीड से मूव करेगा उसके आधार पर लाइट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जैसे नहीं हो सकते। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट का वेलोसिटी c नॉट दिखाई दे रहा है, दूसरे में c नॉट डैश, तो कोई तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसमें लाइट की वेलोसिटी c ही दिखाई देगी। यानी सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके अनुसार समान नहीं होने चाहिए, इसमें कोई ना कोई एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा होगा जिसमें लाइट की वेलोसिटी सभी डायरेक्शन में c मिलेगा, और वो लाइट की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के मोशन पर निर्भर नहीं करेगा। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अलग एडवांटेज मिलना चाहिए, उसको अलग वरीयता मिलना चाहिए, उसको एक प्रकार से अलग प्रकार का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला गया कि ये एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको बोलेंगे, क्योंकि बाकी सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, सब इनर्शियल फ्रेम में अलग अलग आ रही है, लेकिन कोई तो एक इनर्शियल फ्रेम होगा ना जिसमें लाइट की वेलोसिटी c ही मिलेगी, हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोल देंगे कि वही हमारा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो चलिए यहां पर, चलिए अब तक तो ठीक है, लेकिन अब समस्या ये आ गई कि एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कहां पे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, और ये दोनों चीजें जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। अब एक ये समस्या खड़ी हो गई, तो यहां पे एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी सभी साइंटिस्ट लग गए कि भाई अब हमें एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस खोजना ही पड़ेगा, यानी एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लाइट की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की स्पीड डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करेगा, उसका वेलोसिटी c कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो सब के सब साइंटिस्ट लग गए एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस खोजने के चक्कर में। और दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम चल रहा था, दूसरा प्रॉब्लम चल रहा था वेव ऑप्टिक्स में, यानी लाइट वाले में एक प्रॉब्लम चल रहा था। लाइट में क्या प्रॉब्लम चल रहा था, देखिए लाइट वाले केस में एक नया प्रॉब्लम चल रहा था साइंटिस्टों के सामने कि अभी तक जब तक मैक्सवेल ने यह प्रूफ नहीं किया था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब तक जो साइंटिस्ट थे ऑप्टिक्स के वो ये सोच रहे थे कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मैकेनिकल वेव को देखते हैं, जैसे साउंड वेव हो गया या फिर रस्सी में बना हुआ वेव, तो हम लोग देखते हैं कि उनको चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। तो ऑप्टिक्स के साइंटिस्टों ने इसी एनालॉजी के आधार पे बोला कि लाइट जो सूर्य से यहां पृथ्वी तक आती है, तो यहां पे चूंकि बीच में तो उस निर्वात पड़ता है, तो वो कैसे लाइट निर्वात में आएगी, जबकि मैकेनिकल वेव निर्वात में चल नहीं पाता है, क्योंकि उस समय ये नहीं पता चला था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ने वो चीज प्रूफ किया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो ऑप्टिक्स के साइंटिस्ट थे, इनको एक प्रकार से भ्रम हो गया और उन्होंने बोला कि जितने भी मैकेनिकल वेव हैं वो कोई भी निर्वात में नहीं चल पाते हैं, वैक्यूम में नहीं चल पाते हैं, सबको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि लाइट को भी जरूर चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, यानी सन और अर्थ के बीच में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसको हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब ये लोग एक मीडियम की तलाश में थे और दूसरे तौर पे इधर के जो साइंटिस्ट थे वो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तलाश में थे। तो दोनों लोग ने बोला कि भाई देखो, ईथर जो है, ईथर ही हमारा सब कुछ है। माने वो साइंटिस्टों ने बोला कि ईथर ही हमारा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और दूसरे तरफ से ऑप्टिक्स के साइंटिस्टों ने बोला कि देखिए भाई, जो ईथर है यही हमारा वो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है और यही एक मीडियम भी है, और ये मीडियम जो है वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मीडियम है, और इसी में से लाइट चलता है। यानी ये ईथर एब्सोल्यूट मीडियम है, एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी बाकी सब इसी ईथर के सापेक्ष में गति कर रहे हैं, ईथर अपने आप में एब्सोल्यूट है, और इसमें लाइट का स्पीड इस ईथर मीडियम में सभी डायरेक्शन में सेम होगा, सी होगा।
ये इन्होंने इतना यहां पे कहने की कोशिश करी। इसी तरह तो दूसरे प्रकार के जो साइंटिस्ट हैं जिनको कोई काम नहीं होता है, उन्होंने बोला कि चलो भाई ठीक है, तो एक काम करो, तुम लोग ईथर को खोज के दिखाओ, ईथर को प्रूफ करो कि ईथर जैसा एक कोई मीडियम है जो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो एकदम एब्सोल्यूट है, बाकी सारे जो इस ब्रह्मांड में गति हो रहे हैं सब इसी के सापेक्ष में हो रहे हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट है। तो सभी लोग ईथर को खोजने में लग गए, और इसी ईथर को खोजने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इसी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस या यूं कह लीजिए ईथर हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए किया गया था। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया, यानी कोई भी ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। देखिए प्रॉब्लम इस प्रकार से सॉल्व हुई, यहां पे मैक्सवेल क्या किए थे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज्यूम किए थे, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब उन्होंने इक्वेशन सॉल्व किया, इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में भी चल सकती है, और जब इन्होंने उसका इक्वेशन सॉल्व किया उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और ध्यान दीजिए उन्होंने शुरू में ही ये नहीं माना था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके चले थे और बोले थे मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में भी चल सकता है, और जब उसके इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व किया तो आश्चर्यजनक तौर पे उसकी वेलोसिटी आ गई 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब मैक्सवेल खुद आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो लाइट का वेलोसिटी है। इसका मतलब जो वो हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने थे जो वैक्यूम में भी चल सकता है, जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी ये आई फैक्टर 1/√√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 3 × 10⁸ आता है, इसका मतलब ये लाइट ही निकल गया। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि देखो भाई लाइट भी इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और चूंकि इसके थ्योरी में ही एज्यूम किया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। ऑप्टिक्स वाले साइंटिस्ट जो थे वो शांत हो गए, क्योंकि लाइट को अब चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी चल सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम अब यहां पे आ रहा था कि भाई जो भी हो, ये इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सही है या तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे मैं सीधे बता दूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही गलत है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत ही बेसिक गलती है, और वो ये कि जब भी हम लाइट की स्पीड को डील करते हैं तो वहां पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल कर जाता है। अब ये फेल क्यों कर जाता है, इसकी कमी आइंस्टाइन ने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से निकाला था, और उसी से निकाल के उन्होंने प्रूफ किया था, और उसके बाद एक अलग थ्योरी आया था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग लाइट के वेलोसिटी के अप्रॉक्स की जितनी भी वेलोसिटीज होती हैं उनको हम लोग डील करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है, हम लोग क्रम से देखेंगे कि कैसे ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। अभी बस मैंने ये आपको इसी तरह से समझा दिया है। अब इसका नोट सेगमेंट देख लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम लोग बात करेंगे। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को द ईथर हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, और द ईथर हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। जब मैं वो पूरा क्रम बाय क्रम पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करते हुए, मतलब उसके कमी को दूर करते हुए, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ने एक अलग थ्योरी तैयार किया जिसे हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जो आज के समय में सबसे पॉपुलर है। ठीक है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप यहां पे फोकस करिए एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स है। बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन्स द सेम in all inertial frames, so the Maxwell equation of electrodynamics should remains also same. That means the electromagnetic wave जो कि लाइट होता है, जो कि बाद में पता चला था, are propagates in vacuum with constant velocity c in all direction. Hence, according to principle of relativity, the velocity of light must be same with value c in all inertial system, and this will independent of the motion of the light source. ये principle of relativity कहता है। But according to Galilean transformation, the speed of light will depends on the speed of moving observer. So, if any observer is moving with velocity v towards the light source, then observer will measure the speed of light as c plus v.
and if the observer is moving away from the light source with velocity v, then he will measure the speed of light as c minus v. अब यहां पे लाइट का स्पीड अलग अलग मिल गया, hence different observers moving with different uniform velocities will measure different speed of light. Therefore, there should be an inertial frame of reference in which the speed of light is c in all directions. This frame of reference must be a special preferred frame of reference which may be called absolute frame of reference. बट एक बात ध्यान दीजिएगा, लाइट का वेलोसिटी सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आज के समय कांस्टेंट होता है, मतलब ये नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से c प्लस माइनस v आपको निकल के आ रहा है, ये गलत है पूरी तरह से, ठीक है। वो कैसे गलत होगा वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब चीज एक में नहीं हो सकता एक ही लेक्चर में। द फेमस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म टू डिटेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सो कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको मैंने ब्रैकेट में ईथर का नाम दिया है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इसी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को खोजने के लिए किया गया था, जिसको ईथर बोला जाता है। यानी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ईथर नाम दिया गया और ये खोजा नहीं जा सका। सीधी सी बात मैं बता दूं, ये सब थ्योरी फेल हो चुकी है। बट हाँ, इसका फेल होना ही आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बैकग्राउंड तैयार किया था। अगर ये थ्योरी फेल ना होता तो शायद आइंस्टाइन कभी अपना रिलेटिविटी की थ्योरी दे ही ना पाते। वो कैसे जुड़ा हुआ है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अब इसको हिंदी में देख लीजिए। सापेक्षिता सिद्धांत के अनुसार भौतिकी के मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान होते हैं, अतः मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के समीकरण भी सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान रूप से लागू होने चाहिए, जिसके अनुसार वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में सभी दिशाओं में एक समान नियत वेग c यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करने चाहिए तथा प्रकाश की यह चाल प्रकाश स्रोत अथवा ऑब्जर्वर के गति पर निर्भर न करते हुए सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान होना चाहिए। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार प्रकाश की चाल नियत न होकर ऑब्जर्वर की चाल पर निर्भर करती है। जैसे यदि कोई ऑब्जर्वर v वेग से प्रकाश स्रोत की ओर आ रहा हो तो उसे प्रकाश की चाल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से v प्लस c प्रतीत होगी, जबकि यदि ऑब्जर्वर v वेग से प्रकाश स्रोत से दूर जा रहा हो तो उसे प्रकाश की चाल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से c माइनस v प्रतीत होगी। अलग अलग वेग से गति करते हुए ऑब्जर्वर को प्रकाश का वेग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अलग अलग दिखाई देगा। अतः कोई न कोई एक ऐसा जड़त्वीय निर्देश तंत्र जरूर होना चाहिए जिसमें प्रकाश की चाल सभी दिशाओं में नियत होना चाहिए। उसी स्पेशल निर्देश तंत्र को हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है क्योंकि है ही नहीं। प्रसिद्ध माइकलसन मोरले का प्रयोग एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ईथर को खोजने के लिए किया गया था, जिसमें ईथर के सापेक्ष में पृथ्वी के गति को मापने का प्रयास किया गया था, जो कि पूरी तरह से असफल रहा। ठीक है, ये असफल रहा तभी तो लाइट का वेलोसिटी अलग अलग नहीं हो सकता। अब ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जर्वर के स्पीड पे लाइट का वेलोसिटी निर्भर करने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। लाइट का वेलोसिटी जो है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट ही होता है, सभी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नजदीक ही रख के इसको पढ़ाना चाह रहे थे। ज्यादा मैं आप लोगों को यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहता हूँ, डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, वो सब अलग अलग टॉपिक्स आते रहेंगे। ठीक है, तो पिछले सभी वीडियोस आप लोग देखते रहिएगा, वरना ये सब आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत क्रम से बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।